इससे पूर्व की तासिका में हमने अमिता उपन्यास के कथानक पर विचार किया था, कथा शिल्प कौशल्य पर विचार किया हुआ था और किस प्रकार से लेखक अपने कौशल्य के द्वारा इस कथानक को बढ़ावा देता है, किस प्रकार इस कथानक को वर्धित करने की अलग अलग विकास की अलग अलग प्रवृत्तियां कैसी हैं, इस पर हमने नज़र डाली थी। केवल भाग इतना ही हम पुनरावृत्त करेंगे कि कथा शिल्प कौशल्य में कथा शिल्प की विविधता, कथा विकास की सरलता और सहजता, गहन विश्लेषणात्मक चिंतन, सूक्ष्म चित्र विधायिनी प्रतिभा, कथा कौशल में मनोवैज्ञानिकता, अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता और प्रसंगानुकूल विश्लेषण, ये कुछ 7 प्रकार हमने बताए थे कि किस प्रकार से यशपाल जी ने अमिता के कथानक के शिल्प को संवर्धित करने का प्रयास किया है। शिल्प कौशल्य उसमें आया हुआ है। ध्यान रहे कि किसी भी उपन्यास या कहानी के शिल्प की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो एक विशिष्ट रचना पद्धति होती है या यूं कहें कि क्रमागतता होती है, उसको लेकर के बहुत सारी चर्चा होती है। और ध्यान रहे कि हम एक बार इस कथा शिल्प कौशल्य के और एक बार चित्रण करेंगे। ध्यान रहे कि यशपाल जी के अमिता उपन्यास के कथा शिल्प का समग्र रूप से मूल्यांकन करना भी जरूरी है। और इस संदर्भ में ये विशेषताएं जो अभी मैंने बयां की वही हैं। कथा शिल्प की विविधता, अमिता उपन्यास में अनेक विभिन्न कथा सूत्र तथा विभिन्न प्रणालियों को, कथन पद्धतियों को अपनाया गया है। इस दृष्टि से इसमें पर्याप्त विविधता है, यानी अलग अलग प्रकार के कथानक, अलग अलग प्रकार के पात्र, अलग अलग प्रकार के कथा सूत्रों को अलग अलग कथन पद्धतियों के द्वारा एकत्रित करने का प्रयास किया गया है, जो कि अत्यंत सफल प्रयास रहा है। इसमें प्रायः प्रत्येक वर्ग का, मतलब चाहे पात्र जिस वर्ग का हो, चाहे वो राजा हो, चाहे महारानी हो, चाहे राजकुमारी हो, चाहे दास हो, चाहे दासी हो, चाहे वाणिज्य करने वाले यानी व्यापारी व्यक्ति हो, पशु का व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, यानी राजसखा, नगर सेठ, सौमित्र जैसे पात्र हो, पद्मज जैसे पात्र हो, इसमें राजनीतिक रूप से महामंत्री जैसा पात्र हो, महासेनापति जैसा पात्र हो, उनके पुत्र हों, यानी हर प्रकार के व्यक्ति आपको इसमें मिलेंगे। स्त्री मिलेंगे, पुरुष मिलेंगे, हिंदू धर्म से संबंधित लोग मिलेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित लोग मिलेंगे, गृहस्थ लोग मिलेंगे, सन्यासी लोग मिलेंगे। इसमें सामाजिक व्यक्ति भी हैं, राजनीतिक भी हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति भी हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं, व्यापारी भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, महाराजा भी हैं, महारानी भी हैं, युवराज जी भी हैं, राजमाता भी हैं, नौकरी करने वाले लोग भी हैं, दास लोग भी हैं, उत्साही व्यक्ति भी हैं, अकर्मण्य व्यक्ति भी हैं, सेवाव्रती व्यक्ति भी हैं और कामचोर लोग भी हैं, योद्धा भी हैं, स्वार्थांध भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, क्रांतिकारी भी हैं, धार्मिक मनोवृत्ति के भी हैं, धर्म से पलायन करने वाले भी व्यक्ति हैं। इन सभी की कथाएं इसमें, खरीदने बेचने वालों की भी है। इतना ही नहीं, जिनको खरीदा बेचा जा रहा है वैसे वापी और हिता की भी कहानी है ये। यानी मतलब इतने सारे कथानक हैं और इन सभी कथानकों को किसी एक कहानी की कथन पद्धति में, प्रणाली में भी उसको जोड़ने की कोशिश की है। मतलब कथन पद्धति कहीं कहीं विवरणात्मक है, कहीं कहीं विश्लेषणात्मक है, कहीं संवादात्मक है तो कहीं भावात्मक है, कहीं चिंतन प्रधान है तो कहीं
पूर्व दीप्ति या पूर्व स्मृति फ्लैशबैक पद्धति पर भी कहानी चलती रहती है आगे। यानी कहानी कथन की बहुत सी पद्धतियों का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमिता उपन्यास को यथार्थपरक बनाने में केवल काल्पनिक नहीं, वो काल्पनिक अवश्य है, लेकिन उसको यथार्थपरक यानी सचमुच का वास्तविक बनाने के लिए इस विविधता को उन्होंने अपनाया हुआ है। यानी यशपाल जी एक ऐसे उपन्यासकार, ऐसे कथाकार हैं जो अलग अलग कथानकों को अलग अलग प्रणालियों से समझाने का प्रयास करते हैं, और हमें यह विविधता हमेशा दिखाई देती है। ध्यान रखिए कि किसी भी उपन्यास को केवल एक सुर में अगर लिखा जाए तो पढ़ने वाला बोर हो जाएगा, पढ़ने वाला उब जाएगा। इस उब से, इस सुगबुगाहट से बचाने के लिए कथानक में अधिकतर विविधता होनी चाहिए, कथन पद्धति में विविधता होनी चाहिए, और इस कथन पद्धति में जो विविधता है, कथानक में जो विविधता है, वो पाठक को अंत तक, उस उपन्यास के अंतिम पृष्ठ तक उसका एक औत्सुक्य बनाए रखती है। इसलिए कथा शिल्प की विविधता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी बात यहाँ है कथा विकास की सरलता और सहजता। क्यों सरल है? देखिए, कथानक सहज है, मतलब कहीं खींचतान करके प्रसंग नहीं लाए गए हैं, अपने आप होते गए, एक प्रसंग के बाद दूसरा प्रसंग, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार के सहज कार्य कारण भाव से सहज में ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। यानी एक महत्वपूर्ण बात है कि कथा विकास में सरलता तो है ही, और अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग से उसमें विविधता जरूर आई है, लेकिन इससे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई है, जटिलता नहीं आई है। सरलता वैसे ही उपस्थित है, कहीं भी शिथिलता नहीं है, अपितु एक यूं कहेंगे कि एक विशिष्ट प्रकार से जुड़ाव हर प्रसंग में है, कहीं भी शिथिलता नहीं आई हुई है, फिटनेस है उसमें। और शुरुआत से लेकर के अंत तक देखा जाए तो अमिता, महारानी नंदा और सम्राट अशोक का प्रसंग समांतर चलता रहता है। सम्राट अशोक भले ही आपको पहले पात्र के तौर पर या चरित्र के तौर पर नहीं दिखेगा, लेकिन उसका आतंक संपूर्ण उपन्यास पर छाया हुआ है, और उस आतंक से बचने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको रोकने वाली महारानी नंदा का भी प्रसंग है संपूर्ण उपन्यास में। और साथ ही साथ अमिता का भी भोलापन, अमिता का बचपन, अमिता की निष्कपटता, अमिता की निष्पापता, ये सब संपूर्ण उपन्यास में यथातथ शामिल है। और इसमें एक ही जगह ध्यान रखिए कि एक आक्रमणकारी का डर, एक बौद्ध धर्म में उपासिका का विश्वास, और एक छोटी बच्ची की निरीहता हमेशा आपके इस उपन्यास में आदि से लेकर अंत तक, शुरुआत से लेकर के अंतिम पृष्ठ तक आपको दिखाई देगी, और प्रत्येक घटना इन तीनों से ही जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ तीसरी विशेषता है गहन विश्लेषणात्मक चिंतन। ध्यान रहे, ऊपरी तौर पर यह चिंतन नहीं है। आजकल जैसे टॉक शो रहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी रहती है, उस प्रकार की कोई बात नहीं है इसमें। इसमें गहन चिंतन है, गहरा चिंतन है, और वो चिंतन मानवता के प्रति समर्पित है। और मूल समस्या है इसकी, युद्ध नहीं चाहिए हमें, क्योंकि युद्ध तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि युद्ध स्वयं एक समस्या है। इसको लेकर के उन्होंने चर्चा की है, और उपन्यास के जितने भी पात्र हैं उन सभी पात्रों का गहन विश्लेषणात्मक चिंतन परिलक्षित होता है। मतलब चाहे वह नंदा का चिंतन हो, चाहे महामंत्री आचार्य सुकंठ का चिंतन हो, चाहे सेनापति भद्रकीर्ति का चिंतन हो, चाहे सेठ सौमित्र, सेठ पद्मज, सेठ वासल या मोद, या फिर हिता का चिंतन हो, वापी का चिंतन हो, सभी गहरे चिंतन में डूबे हुए हैं, चिंता नहीं, चिंतन में है। इसलिए ऊपरी तौर पर कोई मनोविनोद ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि यह उपन्यास उस समस्या को लेकर के चल रहा है जो शाश्वत समस्या है। ये शाश्वत समस्या यह है कि मनुष्य हमेशा अपना अधिकार दूसरों पर जताने की कोशिश में अपना स्वत्व भूल करके दूसरे के स्वत्व का भी हरण कर लेता है। स्वयं को अधिकारी बनाने के लिए, स्वयं को
श्रेष्ठ जताने के लिए, स्वयं को सम्राट बताने के लिए दूसरे निरीह लोगों का खून बहाता है, हत्या करता है, उनसे जमीन छीनता है, उनसे जीवन का अधिकार छीनता है। तो इस बारे में कहीं भी आपको इस संपूर्ण उपन्यास में मनोविनोद नहीं मिलेगा। मनोविनोद मिलेगा केवल आपको अमिता की बाल सुलभ बाल मनोविश्लेषणात्मक घटनाओं में, यानी जैसे वो बबरू को डांटती है, लेकिन वो जो है उसके पीछे भी माँ का गहरा चिंतन है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी से छीनना नहीं चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, इस प्रकार से। और यह विश्लेषण जो है, यह चिंतन जो है, इस उपन्यास को उच्च कोटि का उपन्यास बनाता है, सर्वश्रेष्ठ कोटि का उपन्यास बनाता है। मेरे ख्याल से इसके बराबर का अगर कोई उपन्यास है तो रशियन उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय का द वॉर एंड पीस नाम का है, युद्ध और शांति नाम का है। शायद इतनी गरिमा, गौरव गरिमा का उपन्यास कहीं हिंदी साहित्य में एकाध रचना हो सकती है, लेकिन विश्व स्तर में केवल लियो टॉल्स्टॉय का युद्ध और शांति यही उपन्यास उसकी बराबरी कर सकता है। या फिर उर्दू उपन्यास है एक कुरातुल एन हैदर, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो आग का दरिया, जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित उपन्यास है। कहने का तात्पर्य है कि जितना गहन गंभीर चिंतन होगा उतना ही वह उपन्यास श्रेष्ठ उपन्यास कहलाएगा। और यह उपन्यास अत्यंत श्रेष्ठ और महान उपन्यास है, और इसमें जितने भी प्रसंग हैं वो रोचक, सफल, मार्मिक और उपन्यास के स्वाभाविक अंश हैं। कहीं भी जोड़ तोड़ करके, कहीं भी जुगाड़ करके उपन्यासकार ने कोई बात नहीं कही, अपितु वह सहज स्वाभाविक रीति से आई हुई है। चौथी विशेषता है सूक्ष्म चित्र विधायिनी प्रतिभा। यशपाल जी उपन्यासकार के रूप में अत्यंत प्रभावशाली हैं, और अत्यंत उनकी प्रतिभा बहुत गहन है, बहुत गहन चिंतन उनका है, प्रतिभा अत्यंत कार्यत्री प्रतिभा है उनकी। और उन्होंने लगता है जैसे एक चित्र निकाला है, जैसे बगीचे का चित्र निकाला है। जब हम उपन्यास पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि शब्दों के माध्यम से कोई अच्छे चित्र, मतलब महल का चित्र हो, श्रेष्ठ पर्वत दुर्ग का चित्र हो, या युद्ध का चित्र हो, उस समय केवल शब्दों के माध्यम से उन्होंने ऐसे ऐसे चित्र सामने खड़े किए हैं कि कोई मकबूल फिदा हुसैन जैसा भी कोई चित्रकार ऐसे चित्र निकाल पाए, या विंस जैसा कोई चित्रकार ऐसे चित्र निकाल पाए। शब्दों के माध्यम से कथा चित्र को प्रस्तुत करना, यह यशपाल जी की खासियत है। और उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर कथा वर्णन के वातावरण को मूर्त कर दिया है। जहां जहां भी वातावरण आता है, कहीं का भी वातावरण हो, अंतर्गत वातावरण हो या बाह्य वातावरण हो, उसका चित्रण ऐसा लगता है मानो कोई फोटो निकाल कर रख दी हो, कोई फिल्म चल रही हो। व्यक्तियों के चित्र लेखक ने अद्भुत कला कौशल क्षमता के परिणाम है। अब देखिए, यहाँ एक उदाहरण आपको आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, वह है कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, इसका चित्रण भी करना बहुत जरूरी है उसके वर्तन के द्वारा। जैसे हिता जो इस उपन्यास की बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, उसका वर्णन है कि ये किस प्रकार यशपाल जी ने किया, वो देखिए। हिता रात भर चिंता करती रही, जिस मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुकी थी उससे लौट कर जाने में भी रक्षा नहीं। मतलब कौन सा मार्ग उसने उठाया था? मोद के प्रेम का। इतना ही नहीं, उसने नगर सेठ, राजसखा नगर सेठ सौमित्र से सोने का कंगन भी प्राप्त किया था, और आगे वो ये दिखाना चाहती थी कि कहाँ राजमाता को बंदी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन मन ही मन वो घबरा भी रही है और वापस भी जा नहीं सकती, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ करके असफल हुई तो भी मृत्यु दंड निश्चित है, और असफल होकर के पीछे लौटी तो भी मृत्यु दंड निश्चित है। मोद यदि किसी अंधकूप में पड़ा बिसुर रहा है तो उसकी रक्षा के लिए महारानी राजमाता से प्रार्थना का ही अवलंब है। ध्यान रहे, युद्ध का वातावरण चल रहा है, और ऐसे में जो कलाकार हैं, विभिन्न कलाकार, जैसे स्वयं मोद है, मोद को भी पकड़कर किसी अंधे कुएं में, अंधी कोठरी में डालकर रख दिया हुआ है।
अगर उसकी रक्षा करनी है, अपने प्रेम की रक्षा करनी है, अपने प्रियकर की रक्षा करनी है, तो हिता को चाहिए कि वो किसी प्रकार महारानी तक पहुंचे और उनसे आदेश निकाले कि मोद की रक्षा हो। इसलिए वो आगे बढ़ रही है। महामात्य के सम्मुख ऐसी प्रार्थना का अर्थ मोद और स्वयं की ग्रीवा बधिक के काष्ठ पर रखा जाना होगा। अब देखिए यहाँ संस्कृत के शब्द आए हैं कुछ। अगर वो महामात्य आचार्य सुकंठ से इस प्रकार की प्रार्थना करती महारानी की जगह, तो मोद और हिता दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता। यहाँ कहा है ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, वधिक मतलब जो काटने वाला है, गर्दन काटने वाला है, उसके लकड़ी पर रखकर उसे मारने की कोशिश किया जाना, यही होगा लगभग। मोद के लिए जिस पथ पर वह पांव रख चुकी है, अपने प्रेम के लिए, अपने प्रियकर के लिए, अपने मोद के लिए जिस मार्ग पर वह कदम रख चुकी है, जिस रास्ते पर कदम रख चुकी है, उससे लौटना संभव नहीं था। उसका एक ही लक्ष्य था, किसी प्रकार महारानी तक पहुंचना। अब चाहे जो हो, वह बालिका महारानी को राजमाता की स्मृति से व्याकुल करके महामात्य को राजमाता के प्रत्यागमन के लिए विवश कर देगी। अब महारानी क्यों, कैसे आएगी दुर्ग से वापस, अगर वो महामात्य की कैद से छूटेगी? और इसके लिए क्या करना होगा, उसे बार बार महारानी, इस समय महारानी कौन है, अमिता, अमिता को अपनी माँ की, राजमाता की, नंदा की याद दिलानी जरूरी है। और जैसे जितनी वो याद दिलाएगी, उतनी ही जल्दी राजमाता यहाँ आ पाएगी और उसके मोद को बचा पाएगी। महामात्य से भयभीत नहीं होगी, अब डर की बात नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पर चल रही है मौत तो निश्चित है। एक मौत निश्चित है तो डर का है का। इसलिए वो ये कहते हैं कि अब भयभीत नहीं होगी वह, तो भय में रक्षा, और भय होने से, भयभीत होने से रक्षा नहीं होगी। रक्षा करनी है तो निर्भय होकर के हमारे रास्ते पर निकलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लगभग एक चित्र सा यहाँ अंकित किया गया है कि उदाहरण के तौर पर आपको ऐसे उदाहरण हजारों मिल जाएंगे उपन्यास में। अगली विशेषता है कथा विकास में मनोवैज्ञानिकता। ध्यान रहे, मनोविज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा मनुष्य के वर्तन का विश्लेषण किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें भारतीय दृष्टि से तो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन पाश्चात्य दृष्टि से देखा जाए तो डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, एडलर, जुंग इत्यादि जो मनोविश्लेषण तज्ञ व्यक्ति हैं, उनके मनोविश्लेषणात्मक पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके अनेक लेखकों ने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे हुए हैं। हिंदी में उसकी बाढ़ आई थी बाद में, जो जैनेन्द्र कुमार जैन और इलाचंद्र जोशी तथा हिरा सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अजय जैसे तीन महान लेखक जिन्होंने केवल मनोवैज्ञानिक उपन्यास ही लिखे हैं, उनकी बात कभी बाद में की जाएगी। लेकिन जरूरी है कि हिंदी में इस प्रकार के भी लेखन की परंपरा रही है। अमिता जो उपन्यास है, यथार्थ के धरातल पर होने से पर्याप्त मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि यथार्थ जो होता है, वास्तव जो होता है, वह वास्तव जो सत्य है, कभी कभी घटना कोई घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मन में संकल्प विकल्प आ जाते हैं। कुछ जैसा अभी हमने पढ़ा था हिता के बारे में, उसके मन में क्या चल रहा है। प्रत्येक पात्र एवं प्रसंग का विश्लेषण जब हम करते हैं तो हम उसकी मनस्थिति का चित्रण उपन्यास की मनोवैज्ञानिकता को स्पष्ट करता है। यानी प्रत्येक पात्र, चाहे वो अमिता हो तो बाल मनोविज्ञान उस पर लागू होगा, अगर नंदा का आप चित्रण कर रहे हैं तो आपको धार्मिक उपासिका के मनोविश्लेषण की बात होगी। अगर हम अशोक को के मनोविश्लेषण को देखेंगे, पहले जब तक आक्रमण करके वो जीता नहीं था, तब तक उसका एक सम्राट का, एक हत्यारे का स्वरूप है। लेकिन जैसे ही वह अमिता के सामने घुटने टेक देता है, उसके भोलेपन के सामने, तो उसका मनोविश्लेषण बदल जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण अगर करना है तो उसके मनोविश्लेषण को भी ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता, यानी कोई भी लेखक हो वह कम शब्दों में अधिक बयान करता है, जिसके लिए बिहारी नाम के एक मध्ययुगीन कवि के लिए कहा जाता है, जैसे नाबक के तीर, मतलब छोटे छोटे तीर, देखन में छोटे लागे घाव करत गंभीर, या गागर में सागर भरने की जो कला होती है, वह मतलब बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में प्रयुक्त करना संक्षिप्तता कहलाती है। ये अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता
लेखक के कथा शिल्प की यह सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उन्होंने कम से कम शब्दों में अधिक अधिक भावों को अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। इससे भाव अनायास सिमट सिमट कर आते हैं, मतलब उसमें रोना भी है तो रोना बहुत लंबा नहीं चलता, केवल आंसू टपक जाते हैं और पाठक जो चाहे समझ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति करना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और अंतिम 7वीं विशेषता है कथा शिल्प विस्तार कौशल की, वह है प्रसंगानुकूल विश्लेषण। प्रसंग कौन सा है? दुख का प्रसंग है तो लेखक की वाणी अपने आप, लेखक की लेखनी अपने आप दुखी हो जाती है। हर्ष का विषय है तो लेखक की लेखनी अपने आप हर्ष बन जाती है। कभी कभी पश्चाताप की लेखनी है तो अपने आप लेखक की लेखनी पश्चाताप करने लग जाती है। तो लेखक यशपाल जी ने प्रसंगों के अनुकूल विविध रूपों में कहानी को उठाया है और उसका विश्लेषण किया है। किंतु भाषा सर्वत्र शिष्ट एवं गंभीर है, ध्यान रखिए। शिष्ट, कहीं भी गंभीर भाषा का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया हुआ है। हमेशा शिष्टता है उसमें, गाली गलौज बिल्कुल नहीं है। उनका कोई भी पात्र अशिक्षितों की भाषा का व्यवहार नहीं करता, सारे सुशिक्षित लोग हैं। और उस समय 2500 वर्ष पहले की बात है, 2500 वर्ष पहले की बात है। कहीं भी उस समय शिक्षित लोगों की जो भाषा थी, हमेशा संस्कृत के अधिकतर शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि उस समय के लोग कितने पढ़े लिखे हुए थे। और यत्र तत्र संवाद भी पात्रानुकूल है। जो जो संवाद है, छोटे छोटे संवाद, चाहे वो अमिता के छोटे छोटे संवाद हो, चाहे हिता के संवाद हो, चाहे मोद के संवाद हो, चाहे सौमित्र के संवाद हो, चाहे नंदा के संवाद हो, चाहे महास्थविर असंध के संवाद हो, तो इन सभी के संवाद, चाहे अंत में आया हुआ लंबा सा संवाद अशोक का भी हो, जो जिससे उसने शिलालेख पर अंकित किया था, वह भी पात्रों के अनुकूल ही है। और निष्कर्ष अगर हम कहें निष्कर्षतः, तो अमिता उपन्यास पे यशपाल जी का कथा शिल्प सहज, स्वाभाविक, उत्कृष्ट और कलात्मक है। लेखक ने कथा विकास की स्थितियों का सुंदर संयोजन करते हुए कथा वस्तु में सभी अपरिहार्य गुणों का समावेश किया है, सन्निवेश किया है। वस्तुतः जीवन जगत का यथार्थ एवं मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। कथा शिल्प की दृष्टि से अमिता उपन्यास श्री यशपाल की उच्च कोटि की कला का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतना कहकर आज हम यहाँ रुक जाते हैं। नमस्कार। कल फिर से शामिल होने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।